नमस्कार। 128वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ 2023 में। कब लागू होगा यह पक्का नहीं है। कम से कम 6 साल तो लागू होने में लग ही सकता है। एक लाइन में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षित होने की फिलहाल यही कहानी है, लेकिन इससे कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। अगर अभी इसे लागू नहीं होना है तो इसके लिए संसद का एक विशेष सत्र नए भवन में बुलाने की क्या जरूरत थी। इसे लागू करने के लिए जनगणना की क्यों जरूरत है। इसे अमली जमा बनाने के लिए परिसीमन करना क्यों जरूरी है। इसके तहत सामाजिक राजनीतिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की क्या योजना है। इसे राज्यसभा या विधान परिषदों में क्यों नहीं लागू किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले नियत का भी सवाल है। किसी भी काम को करने के लिए नियत एक बहुत अहम चीज होती है। ये अच्छी बात है कि मौजूदा सरकार ने यह समझा कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन किया जाए, लेकिन बात सिर्फ संशोधन से बन जाती तो क्या कहना था। यह सही है कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के वास्ते संशोधन जरूरी पायदान है, मगर यह संशोधन किस काम का जब अभी लागू ही न हो पाए। पिछले 2.5 दशकों से जिस चीज का इंतजार था वह इंतजार तो जस का तस बरकरार है। इसलिए यह सवाल तो बना ही रहेगा कि अगर इसे अभी यानी अगले लोकसभा या आने वाली विधानसभा चुनावों में लागू नहीं होना था तो संसद के नए भवन में विशेष सत्र बुलाने और शुभ मुहूर्त में इसे पेश करने की का क्या फायदा। यह काम तो किसी सामान्य सत्र में भी हो सकता था। यह तो ऐसी मिठाई है जिसे देखा जा सकता है, जिसके सामने सामान और गुणों को विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन मिठाई खाई नहीं जा सकती है। ऐसी मिठाई किस काम की। तब नियत पर शक उठना लाजिमी है, यानी कि कहीं यह मर्दाना चालाकी तो नहीं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में पीएम मोदी और बीजेपी के अन्य नेता यह पूरी प्रक्रिया मर्दानी चालाकी का उदाहरण लगती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था कैसे काम करती है यह उसका जीता जागता नमूना भी है। यही नहीं, पितृसत्ता कैसे महिलाओं को अपने सब सहयोगी तलाश कर लेती है यह इसका भी उदाहरण है। आरक्षण के जरिए महिला सत्ता में हिस्सेदारी, साझेदारी और भागीदारी मांग रही है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की राजनीतिक सत्ता का चरित्र मर्दाना है। संसद और विधानसभाओं में पुरुषों का संख्या बल बहुत ही ज्यादा है। आबादी के लगभग आधे हिस्से की भागीदारी बेहद कम है। जेंडर असमानता यही है। इस असमानता में पुरुषों के पास काफी शक्ति और सुविधाएं हैं, यानी संख्या बल है। महिलाएं कमजोर हालात में हैं, यानी उनकी तादाद उनकी संख्या के अनुपात में काफी कम है। ऐतिहासिक असमानता है, यह भेदभाव है। अब सवाल है कि यह सूरत बदलेगी कैसे। यह सूरत तब ही बदल सकती है जब संतुलन बदले। तराजू का एक पलड़ा बहुत भारी लेकिन दूसरा पलड़ा नीचे झुका हुआ है। इसके लिए जरूरी है कि भारी बल को कम किया जाए। वह बल समता और समानता के सिद्धांत के आधार पर दूसरे पलड़े पर रखा जाए। बराबर लाने की कोशिश की जाए। क्या पुरुष अपनी सत्ता और सुविधा छोड़ने के लिए तैयार हैं? यह आसान नहीं होगा, बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक नाइंसाफियों और गैर बराबरियों को दुरुस्त करने की संवैधानिक पहल है। इसलिए ऐसे हालात में जेंडर समानता तब तक ही मुमकिन है जब पुरुष अपनी कुछ सुविधाएं और सत्ता छोड़ें, कुछ सुविधाएं और सत्ता साझा करें। यानी पुरुषों को अपने मौजूदा हिस्से में से कुछ छोड़ना होगा, यानी उन्हें लोकसभा और विधानसभाओं की मौजूदा सीटों में ही यह हिस्सेदारी देनी होगी। तब ही यह जेंडर समानता के दायरे में आएगा, वरना ये बातें हैं तो बातों का क्या। यह मुद्दा यानी महिला आरक्षण बड़ी चालाकी से जनगणना और परिसीमन के सिर पर डाल दिया गया है। जनगणना होगी कब पता नहीं। जाहिर है जब जनगणना होगी तब देश की आबादी आज से ज्यादा होगी। आबादी के लिहाज से चुनाव क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी और मौजूदा चुनाव क्षेत्रों के आकार प्रकार में बदलाव हो सकता है, यानी परिसीमन की प्रक्रिया होगी। जैसा उम्मीद है लोकसभा और विधानसभा के कुछ चुनाव क्षेत्र बढ़ सकते हैं, तो यह कहा जा रहा है कि जब सीटें बढ़ेंगी तब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। वैसे यह परिसीमन की प्रक्रिया भी कब होगी पता नहीं।
यह मर्दाना चालाकी नहीं तो और क्या है। मर्दाना समाज अपनी मौजूदा राजनीतिक ताकत, सत्ता, सुविधा साझा नहीं करना चाहता। वह उससे महिलाओं को उनका वाजिब हिस्सा देने को तैयार नहीं है। यह जेंडर समानता या महिलाओं का वंदन नहीं है, यह उन्हें छलावा देना है। सोचने वाली बात है कि इसे लागू करने के लिए किसी जनगणना या परिसीमन की जरूरत ही क्यों है। इसलिए है कि अभी जो केक मर्दों के पास है उसमें से हिस्सा देने को कतई तैयार नहीं है। वे पहले केक का आकार बड़ा कर लेना चाहते हैं। जब यह हो जाएगा तो बड़े आकार की वजह से बड़े हुए हिस्से को वो महिलाओं से साझा करना चाहते हैं। उसे ही महिलाओं पर उपकार के रूप में पेश कर रहे हैं। उसे ही वे नारी का बंधन कह रहे हैं। संसद में जो हुआ वह असलियत में महिलाओं की आवाज को कमजोर करने वाला कदम साबित होगा। जो महिलाएं मुखर रूप से राजनीतिक आरक्षण के लिए लड़ रही हैं, यह उन्हें चुप कराने की कोशिश है। उनकी मांग मान भी ली गई और कुछ मिला भी नहीं। दूसरी ओर यह मुद्दा खासकर मकसद और इस्तेमाल होता रहा है। दावे किए जाते रहे हैं, फायदा उठाया जाता रहा है। हाँ, सामान्य ज्ञान का एक सवाल बढ़ गया कि संविधान का 28वां संशोधन क्या है। स्त्री इंसान है, उसे इंसान का सम्मान और दर्जा चाहिए। स्त्री महान है, शक्ति है, स्त्री देवी है, स्त्री पूजनीय है, वह मातृशक्ति है, वह वंदनीय है। महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान ऐसे मिलते जुलते अनेक शब्द संसद में सुनाई पड़े। सदियों से महिलाओं को यही कहकर हकों से वंचित रखा गया है कि गैर बराबरी की महानता बताया गया है। ये शब्द स्त्री को समता और समानता के मूल्य नहीं दे सके, उनके साथ सदियों की गैर बराबरी और भेदभाव नहीं कम कर सके। भारत का संविधान स्त्री को बराबर का नागरिक मानता है, लिंग के आधार पर किसी तरह की गैर बराबरी और भेदभाव को नकारता है। इसलिए पुरुषों के लिए स्त्री को सबसे पहले अपनी ही तरह आम इंसान और बराबर का नागरिक मानना जरूरी है। बराबर का नागरिक बराबर के हक का अधिकारी होता है। अगर इतिहास में उसके साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गैर बराबरी हुई हो तो समता का हकदार बनता है। उसे अपनी पूजा नहीं बल्कि बराबर के सम्मान का हक चाहिए। उसे बंधन नहीं बल्कि भागीदारी और साझेदारी चाहिए। वंदना और पूजा उसे कुछ और बना देते हैं, इंसान नहीं। हम अपने आसपास के समाज में स्त्रियों की जिंदगी पर नजर डालकर देखें, क्या पूजनीय और वंदनीय व्यक्ति की जिंदगी में ही होनी चाहिए। इसलिए यह तो तय है कि महज यह आरक्षण महिलाओं को समानता नहीं देने वाला है। समानता के लिए राजनीति में महिलाओं के लिए प्रति पूरे नजरिए में बदलाव की जरूरत है। यह नहीं हो सकता कि एक तरफ तो राजनेता यह माने कि महिलाएं दिमाग से कमजोर होती हैं, फैसले नहीं ले पाती या यौन हिंसा के झूठे आरोप लगाती हैं, और दूसरी तरफ राजनीतिक आरक्षण देकर उन्हें शक्ति देने का दावा करें। महिलाओं को सशक्तिकरण की जरूरत है। यही नहीं, महिलाएं कोई एक समान समूह नहीं है, उनमें भी कई तरह की गैर बराबरियां हैं। किसी समाज की महिला ज्यादा वंचित हैं, किसी की कमजोर। जो ज्यादा वंचित है उस समूह को वाजिब हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? क्या उसके लिए आरक्षण या कोई और इंतजाम नहीं होना चाहिए? यह ठीक वैसे ही होगा जैसे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। इस संशोधन में इस पर कोई बात नहीं है। क्या गारंटी है कि 2029 के चुनाव में यह लागू हो ही जाएगा? अभी तो मर्दों को लग रहा है कि यह जब होगा तब होगा, उस वक्त देखा जाएगा। मुमकिन है बहुत सारे उस वक्त देखने के लिए भी हों, नहीं हों। यह आरक्षण अभी उनके केक की हिस्सेदारी नहीं मांग रहा है। 2029 में क्या होगा किसने देखा है? इस हक के लिए लड़ने वाली महिलाओं को पूरी मौजूदा पीढ़ी भी इस ख्वाब में तामीर होते देख पाएगी या नहीं, कहना मुश्किल है। यह फिलहाल मृग मरीचिका है, छलावा है। इसलिए इतना तो तय है कि अगर मर्द अपनी मौजूदा सुविधा और सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है तो समानता मुमकिन नहीं है। कल्पना कीजिए उस क्षण की
जब यह होता कि आरक्षण तुरंत लागू होता। अगले लोकसभा चुनाव में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, यानी 543 में से 180 सीटें महिलाओं के पास होती। 2019 के लोकसभा चुनाव में 78 महिलाएं लोकसभा के लिए चुनी गई थी। अगर 1/3 महिला आरक्षण का बिल तुरंत लागू हो जाता तो महिलाओं को लगभग 100 सीटें और मिल जाती। इन सीटों पर अभी पुरुष सांसद हैं। जाहिर है मौजूदा कम से कम 100 पुरुष सांसदों के लिए उनकी सीटें अलग अगले चुनाव में नहीं होती। ये सांसद 100 कौन होते, किस पार्टी के होते, अभी पता नहीं। अब सोचिए, संसद में खासकर लोकसभा में कितने पुरुष इस बात के लिए दिल से तैयार होते, तब कितने दिल से वो नारी वंदन करते। इसलिए इसे भविष्य के लिए छोड़ दिया गया, भविष्य जो अनजाना है।